हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? इससे पहले हम लोग मेडुअल हिस्ट्री जो थी वो संपूर्ण पूरी कंप्लीट हम लोग मेडुअल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ये कार्बन डेटिंग जो होती है, वो कार्बन डेटिंग जो हमारी निर्धारित करती है डेट, उसी के आधार पर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता, ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कई बार पूछे गए, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? सुरकोटदा। कहाँ से? सुरकोटदा पाए गए हैं। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए? सुरकोटदा से पाए गए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग थी? किस युग की थी? वो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? वो शहरी थे। कैसे थे? नगरीय भी हो सकता और शहरी भी हो सकता। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनते थे। कैसे? ईंटों के बनते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। किसके? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में है, ये बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल गुजरात में हुई। कहाँ हुई? लोथल गुजरात में हुई। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। किसको? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है उसे मृतकों का टीला, इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है मृतकों का टीला, इसीलिए इसका एक अन्य नाम मृतकों के टीले इसके नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से। किसके? सिंडन के नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके? अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला व पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। कौन सा? हड़प्पा है, जो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? 1837 में खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृत से मिले हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृत से मिले हुए हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा। धौलावीरा ये भी कहाँ? ये भी गुजरात में है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का हुआ था। कब हुआ था? लाल रंग का हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? घरों के अंदर जो कुएं थे उसके अवशेष मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो
भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से थे? दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा, जबकि राखल दास बनर्जी जो थे वो 1922 में। कब? 1922 में। ठीक है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पड़ती? सौराष्ट्र में पड़ती। रंगपुर जो है सौराष्ट्र में पड़ती है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई से प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई से के प्रभारी जो थे वो मोहनजोदड़ो थे, सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति ये जो जेम्स विंसेंट बताया था ये गलत है, सर जॉन मार्शल थे जो 1837 में इसके बारे में सबसे पहले पुष्टि की थी। उसके बाद 1921 में क्या हुआ? 1837 में क्या हुआ कि जब हमारे अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे, वो रेलवे लाइन पाकिस्तान में जो प्रांत पड़ता है वहाँ पे ये क्या कर रहे थे, वहाँ पर ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तभी इनको एक पूरा स्थल, जब वो अंदर अंदर नीचे नीचे खुदाई किए तो उनको एक क्या हुआ कि वहाँ पर एक टीले टाइप का धीरे धीरे अंदर खोदे तो उनको पता चला कि हाँ यहाँ पे, तब उन्होंने हड़प्पा के नामक स्थान की पहचान की थी। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में क्या हुआ, सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसकी खुदाई का पूरा कार्यभार देखा और उनके निर्देशक में ये कार्य हुआ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। किस पशु की आकृति जो जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ? कालीबंगा से मिला हुआ है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। किससे? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? सिंध प्रांत, पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है। सिंध सभ्यता से बृहत स्नानागार पाया गया है, वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की नहीं हुई। लोहा की जो प्राप्ति होती है वो हमारे यहाँ जब आर्य लोग आते हैं तो उनके आने से यहाँ पर उनको लोहे का ज्ञान होता है, तब वो अवशेष प्राप्त होते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते? गाय के नहीं होते। किसके? गाय के नहीं होते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में हुई। कहाँ पर? गुजरात में हुई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल गुजरात में मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थलों से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से एक नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से, अभी बताया। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला हुआ है? कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से मिला हुआ है। 2 जोड़े में युगल समाधान मिला है, एक के साथ 2 लोगों को दफनाया गया। इसके साक्ष्य लोथल से मिला हुआ। लोथल गुजरात में पड़ता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। किस पे? संस्कृत पे आश्रित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय थी, और यहाँ पर ये गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृद भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। कैसी थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत था
वहां पर पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। हम किसी भी स्थल की जांच, उसकी जानकारी के बारे में कैसे पता करेंगे? या तो हमें बर्तन मिलेंगे, या तो वहां से हथियार, औजार, जेवर, यह सब क्या है, यही हमारे साक्ष्य के साधन होते हैं, जिससे हम जानते हैं वहाँ का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, क्या लोग पहनावा पहनते थे। तो इस चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? हड़प्पा संस्कृत से मिले हुए हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल रंग का हुआ। मूर्त पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? कहाँ पे पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वो भी गुजरात में है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा था? धौलावीरा था। धौलावीरा था वो जो नगर था, वो 3 भागों में। एक तो दुर्ग होता था, एक तो एक तो जहाँ पर पूरे नगरवासी रहते थे। दुर्ग में क्या होता था? जहाँ पर एक पूजा पाठ का स्थल होती थी। तो ये 3 पार्ट थे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? अब हमारा वैदिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता कितने से थे? 15 कितने से थी? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद आती है पूर्व वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलती है। उसके बाद आती है उत्तर वैदिक संस्कृत या उत्तर वैदिक काल जिसे कहते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसी में क्या होता है कि आर्यों का भी आगमन होता है ऋग्वैदिक काल से ही। ठीक है, देखते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? श्रेष्ठ और कुलीन। ये पिछली बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं। तंबाकू तो जो हमारे पुर्तगाली थे वो लेके आए थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। किसके? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग होता था शुल्ब सूत्र। कौन सा? शुल्ब सूत्र होता था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वैदिक में। किसमें? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी होती? 4 होती। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, भारत के चारों को क्या कहते हैं? चार जब मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेदों। उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेद त्रयी। 3 वेद होते हैं जिन्हें वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्य लोग कैसे थे? पशुपालन थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? संगीत की भाषा किस में कही गई? सामवेद में कही गई। और ऋग्वेद में आपकी क्या हुआ कि आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि यज्ञ यज्ञीय कार्य जो होते थे वो किस में होते थे? यजुर्वेद में होते। सामवेद में संगीत की बात की गई और अथर्ववेद में जादू टोना की बात कही गई है। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल होते थे। कितने? 10 मंडल होते थे। 1028 सूक्त होते थे। कितने? 1028 सूक्त होते थे। और ऋग्वेद के तैत्तिरीय और कौशिकी 2 इसके उपनिषद होते थे। ब्राह्मण ग्रंथ जिन्हें कहते हैं वो होते थे इनके ऋग्वेद के। और ऋग्वेद का जो पंडित पढ़ता था उसे ह्रोत कहते थे। क्या कहते थे? ह्रोत कहते थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ह्रोत कहते हैं। ठीक है, ह्रोत कहते थे।
प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल मुनि। कौन थे? कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि थे। कौन थे? गौतम ऋषि थे। चावार्क चावार्क दर्शन के चावार्क ही थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी थे। जैमिनी थे पूर्व मीमांसा के। और उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। कौन थे? बादरायण थे। ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सांख्य के कपिल थे, संख्या में कपिल आ गए। न्याय की बात गौतम ने कर ली, योग की बात पतंजल ने कर ली, मीमांसा जैमिनी को मिल गई। मीमांसा जो थी वो जैमिनी को मिल गई, ऐसे याद कर लेना। और उत्तर में जो मीमांसा आ गई वो बाद में आ गई। उत्तर का मतलब बाद, ठीक है। उसके बाद में वैशेषिक। वैशेषिक कुछ भी नहीं रहा, कणाद। तो कणाद कैसे थे? वैसे कणाद थे, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। किसको? मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान प्रधान ग्रंथ कौन था? श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति को का प्रमुख कार्य जो होता था, गोधन। गोधन मतलब गाय को ही अपना वो धन मानते थे, गायों का ही व्यापार होता था, गाय ही लेन देन की संपत्ति होती थी। और यज्ञ आदि कार्य होते थे तो उसमें यज्ञ करने वालों को गाय ही क्या दी जाती थी? दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। और ऋग्वेदिक लोग जो थे वो गाय के लिए ही युद्ध करते थे। और गाय को चोरी करने वाले को तो उसे क्या कहते थे? पड़ी। गाय के व्यापारी जो होते थे उन्हें पड़ी कहते थे। क्या कहते थे? पड़ी कहते थे। और गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया? अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है ना मारने जाने योग्य। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ है, जहां पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का पहली बार वर्णन हुआ है। क्या है? चारों वर्णों के बारे में वहां बताया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत कहते थे। क्या कहते थे? होत कहते थे। ऋग्वेद में क्या होता था? जहां पर चारों वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में है, वहां पे कर्म को ही वर्ण माना गया है, ना कि वहां पर कास्टिज्म को। उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि हमारा जो वर्ण था वो कास्ट में ही परिवर्तित होने लगा। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर की महिमा से है। उसमें भक्ति और पूजा पाठ की ही बात की गई है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां थी? 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी हैं? 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं कितनी हैं? 250, 250 हैं। और जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा था? वेद थे। कौन से? वेद थे। अथर्व का अर्थ क्या होता? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी थे। कौन से? जैमिनी थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन था? मत्स्य पुराण था। कौन था? मत्स्य पुराण जो था वो सबसे प्राचीन पुराण था, ये याद रखना। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था? शतपथ ब्राह्मण था। कौन था? शतपथ ब्राह्मण था। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख हुआ है। गोपथ ब्राह्मण वो किससे संबंधित है? वो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। इससे अथर्ववेद से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ था? अथर्ववेद का था। किसका था? अथर्ववेद का था। और जबकि ऋग्वेद का क्या था? तैत्तिरीय और कौशिकी था। तैत्तिरीय और कौशिकी था, ठीक है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? दर्शन था।
नचिकेता का आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में मिलता है। किसमें? कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 पुराण थे। कितने? 18 पुराण थे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थे? प्रकृति की। वैदिक धर्म के लोग जो थे किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र का। किसका? इंद्र का हुआ है। पुरंदर इसलिए कहते थे, वो क्या करता था? वो क्या होता था? किलों को ढहाता था। किलों पर आक्रमण करने वाले को ही पुरंदर कहते थे। शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। किससे? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। कहाँ पर बसे थे? ये पंजाब में बसे थे, जहां पर 5 नदियां सिंध, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, जहां पर 5 नदियां बहती हैं, उसी क्षेत्र में बसे। क्योंकि वहां पे पानी का भंडार था, नदियां थी, तो वहां पे उपजाऊ भूमि थी और वो उस क्षेत्र में बसे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परसुनी की नदी पे। कौन सी? परसुनी, जिसे रावी नदी भी कहते हैं। परसुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में राजस्व की या भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 थी। कितनी? 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा था। किस युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो थी वो सिंधु नदी थी। उसके बाद सरस्वती नदी का उल्लेख आता है। उपनिषद काल के राजा अशुपत कहाँ के शासक थे? अशुपत जो थे वो कैकेय के थे। कहाँ के थे? कैकेय प्रदेश के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया गया है? कठोपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल कहते हैं, का स्थान निर्धारित होना चाहिए। अफगानिस्तान में है। कहाँ है? कुंभा जो काबुल ये पड़ता, काबुल ही आपके अफगानिस्तान में है, तो ये कहाँ? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित, कपिल मुनि किसके? सांख्य के थे। जबकि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से? अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र काल में। कहाँ पे? धर्मशास्त्र काल में। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र देवी सरस्वती को संबोधित करता है। किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग के पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है। किससे संबंधित है? दर्शन से। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्यतः क्या काम था? प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? चरक एक क्या थे? एक आयुर्वेद चिकित्सक थे, तो वो चिकित्सा से संबंधित थे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन जो सभा थी वो एक मंत्रि परिषद थी। ये वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। कैसी थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य थे। कौन थे? सांख्य थे। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। किसमें? वैदिक युग में हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। कौन सी? लुहारगिरी नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे।
कौन सी स्मृत प्राचीनतम थी? मनु स्मृत जो थी वो सबसे प्राचीनतम थी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। किसको? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा था? मत्स्य पुराण था, ये तो पहले बता चुके। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? सरस्वती को बताया गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल और कुटुंब थी। क्या थी? काल और कुटुंब थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत थी। सबसे प्राचीनतम विदत थी। उसके बाद बैठती थी समिति। क्या बैठती थी? समिति। समिति के बाद सभा होती थी। ब्राह्मण ग्रंथों में तीन ये समितियां थी, ये तीन संस्थाएं थी। कौन सी? विदत, समिति, सभा। सभा और समिति जिसे कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण जो था वो सबसे प्राचीन था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी। मनुस्मृति जो थी वो समाज व्यवस्था से संबंधित थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता, क्या अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित थी? अवेस्ता, जिंद अवेस्ता, ये ईरान से संबंधित था, जबकि ऋग्वेद भारत से संबंधित था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? सामवेद का जो संकलन था वो किस पे? ऋग्वेद पर ही आधारित था। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। किसको? निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त जो है आपके ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में जघन्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग अघन्या जिसे कहा गया। क्या कहा गया? अघन्य शब्द किसके? गाय के लिए प्रयोग किया गया था। और इनके व्यापारी को क्या कहा जाता था? परी कहा जाता था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? काबुल और कुंभा। कौन सा? कुंभा और कुरुम। कुंभा और कुरुमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। अथर्व का अर्थ क्या था? पवित्र जादू था। कौन सा वेद अंशतः गद रूप में रचित है? अंशतः गद में रचित है। यजुर्वेद है जो वो गद में रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? वो प्रजापति को था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल 16 संस्कार होते थे। कर्म का सिद्धांत मीमांसा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे? लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानी या कथाओं का विषय क्या है? वो जातक कथाएं। किसमें? जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक थे। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सी थी? वो नालंदा बिहार थी। ये आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 50 बार पूछे गए। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी राजगीर बिहार में, राजगीर में हुई थी। कहाँ पर? राजगीर में हुई थी। कश्मीर में हुई थी, राजगीर में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीती सभा आयोजित की गई थी? वो राजगृह में हुई थी, या राजगीर भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन के सूत्र के विषय वस्तु का था। धर्म चक्र प्रवर्तन जो
गौतम बुद्ध भगवान ने प्रथम अपना उपदेश दिया था उसे, और वो सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, नागसेन के। किसके? नागसेन के। कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं, पदपाणिके। किसके? पदपाणिके नाम से जानते हैं अवलोकितेश्वर, और किस अन्य नाम से जानते हैं, पदपाणिके। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो सभा आयोजित की गई थी, वो किस नगर में? कुंडवलम, कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडवलम, कश्मीर में। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? कालाशोक ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। इस समय शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक देख लेते हैं। हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? हाथी था। कमल जन्म का प्रतीक था। सांड यौवन का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल जो था वो ज्ञान प्राप्त, पीपल के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। शेर, शेर का संबंध है समृद्धि का प्रतीक था, जबकि पद चिन्ह का निर्वाण से संबंधित है। इससे निर्वाण का प्रतीक था। स्तूप मृत्यु का प्रतीक था। किसका? मृत्यु का प्रतीक था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम। आलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध भगवान के क्या थे? वो गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण हुआ? बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, एक मरे हुए को देखा और सन्यासी को देखा। तो इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। कहाँ पर? सांची में। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई थी। कश्मीर में। अब देख लेते हैं, जब पिटक की बात आई, सुत्त पिटक जो थे वो धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित थी। सुत्त पिटक जो थी धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित थी, जबकि विनय पिटक जो था वो दार्शनिक, वो दर्शन पर आधारित था। और जबकि अभिधम्म पिटक जो था वो किससे संबंधित था? वो बुद्ध भगवान के किससे? वो आचरण से संबंधित था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी वसुमित्र ने की थी। जबकि प्रथम प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय पे हुई थी? अजातशत्रु के समय पे हुई थी। वो राजगिरी में हुई थी। राजगिरी, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। ठीक है। वो कनिष्क अजातशत्रु के समय पे हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? कालाशोक ने की थी। किसने? कालाशोक ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत की जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो कनिष्क के समय पे हुई थी। कनिष्क के समय पे हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। जबकि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पे हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित थी? वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मठ, मंदिर और स्तूप किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? वो बिंबिसार के समय पे दिए गए थे। किसके? बिंबिसार के समय पे। बिंबिसार का ही पुत्र कौन था? अजातशत्रु था।
और जिसने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया कहाँ स्थित है? बौद्ध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को बुद्ध या ज्ञान प्राप्ति हुई थी? कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र पर। किस पे? महिला और शूद्र पे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादक करने वाले कौन बौद्ध दार्शनिक थे? वो नागार्जुन थे। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? वो अशोक के समय पे हुआ था। किसके? अशोक के समय पे। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। कौन सा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किस भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ बौद्धवाद के प्रचार के लिए? पाली भाषा का। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? वो जात्रिक, जो जात्रिक क्षत्रिय होते थे उस कुल में हुआ था। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान महावीरा। वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जबकि 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। और टोटल कितने जैन धर्म में तीर्थंकर हुए? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। किसके? सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। कौन कौन से थे? अस्तेय। कौन कौन थे? 5 महाव्रत थे। अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और ठीक है। जैन तीर्थंकर अभिवाद को जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली था, जो इनका ही दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण क्या था? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा थी? ये जैन धर्म की थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने, जिन्हें सोलंकियों ने भी कह सकते हैं। स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम साहित्य भी कहा जाता था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। भद्रबाहु किस ये दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अनेकांतवाद किसका क्रोण या केंद्रीय सिद्धांत था? वो जैनवाद का था। जैन मत का था, वो था अनेकांतवाद। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती? बाहुबली के लिए। ये कहाँ पर पड़ता है? श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में पड़ता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटिलपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? पाटिलपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में हुआ था।
जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ था? प्राकृत व अर्धमागधी में हुआ था। किसमें? प्राकृत व अर्धमागधी में। जबकि बौद्ध साहित्य का पाली भाषा में हुआ था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त था, जो इनके चाचा का ही लड़का था। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वसुदेव से। वसुदेव श्री कृष्ण से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल थे। कौन से? मक्खलीपुत्र गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू और यूनानी का था। किसका? हिंदू और यूनानी का था। वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातोत्तों ने। किसने? सातोत्तों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण कर किनके द्वारा हुआ था? ईरानियों के द्वारा हुआ था। किसके? ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में। हर एक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजात शत्रु को कहा जाता है। कुड़िक का अर्थ होता है इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अजात शत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता को हत्या की थी, तब गद्दी पर बैठा था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। किसने? उदयन ने की थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरसपुर की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के तट पर। किस पे? झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। किसके? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। गिरिव्रज या राजगिरी कहते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन का। किसका? उदयन का। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था। मगध साम्राज्य, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन था? मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद था। घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसी के द्वारा मौर्य वंश की शुरुआत होती है। भारत में सिक्कों मुद्रा प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। किसके? कलिंग अभिलेख से। किसके? कलिंग अभिलेख से जानकारी मिलती है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। कौन था? डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण अपने पुत्र द्वारा वो मारा गया? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था उसने भी अजातशत्रु की हत्या करके ही गद्दी पर बैठा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा शिशुनाग ने बनाया था। शिशुनाग वंश की स्थापना भी की थी।
कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वो अंगुत्तर निकाय करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो लिच्छवियों द्वारा किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। गृहपति का अर्थ होता था धनी व्यक्ति। क्या होता था? धनी व्यक्ति होता था। जैन संगीतियां देख लेते। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुई थी पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। जबकि द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी, जो देवर्धि क्षमा श्रमण के द्वारा हुई थी। बौद्ध संगीतियां, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय पे हुई थी, राजगृह में। महाकश्यप इसके शासक थे। जबकि द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय पे वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर्वकामिनी ने की थी, जिसे सुभिकामी भी कहते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 351 ईसा पूर्व में अशोक के समय पर हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगल पुत्र तिष्ट ने की थी। चतुर्थ प्रथम सदी में हुई थी, कनिष्क ने इसकी अध्यक्षता की थी। कुंडवलम कश्मीर में हुई थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और कनिष्क के समय पे। देख लेते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियां। मगध जो था उसकी राजधानी क्या थी? राजगीर, राजगृह या राजगीर थी। जबकि अंग की राजधानी चंपा थी, ये आधुनिक भागलपुर बिहार में पड़ती। काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, वाराणसी या बनारस थी। वज्र, वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली, विदेह और मिथिला। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल की श्रावस्ती थी। जबकि कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। चेद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी। क्या थी? शक्तिमती थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतन या पौदन्य थी। वश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी या कोसम। पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, जो जयपुर में पड़ती। अवंत की राजधानी क्या थी? उज्जैनी या महेशमती। उज्जैनी एवं महेशमती ये दोनों थी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला और पुष्पकलावती थी। पुष्पकलावती थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जबकि कंबोज की राजधानी राजपुर थी। अब देख लेते मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश में, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? वो पड़ था। क्या चलता था? पड़ चलता था। चंद्रगुप्त मौर्य को देखो ना 10 पड़ में खरीदा गया था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त था। विशाख दत्त ने ही मुद्रा राक्षस की रचना की थी। वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी या पियादशी कहा गया है? वो सम्राट अशोक को कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? वो चाणक्य ने की थी। किसने? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्त कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? कारुवाकी थी। कौन थी? कारुवाकी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मागधी का किया था। किसका? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कहाँ? तक्षशिला भेजा था।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणियों में बांटा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। किस पे? राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का बना हुआ था। बराबर जो गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय ग्रह के रूप में किया गया था? वो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह कौन सा था? भाब्रू का स्तंभ था। कौन सा? भाब्रू का स्तंभ था। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे लिखा गया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसे इंडिका कहते हैं मेगास्थनीज की। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। कौन सा था? मित्र था। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस बिंदुसार के शासन काल में आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वो पाटलिपुत्र से। कुलंदी बाग प्राचीन स्थित है। कुलंदी बाग ये पाटलिपुत्र में स्थित है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने? अशोक ने की थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि से। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो भाब्रू स्तंभ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है स्थित है, उसे कालसी में। कहां पर? कालसी में, उत्तराखंड में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा क्या है? स्तूप है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन से? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति थी? मेगास्थनीज की थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ये मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में हुआ है।
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? या अध्यायों में? 15 अध्यायों में। अशोक के जो शिलालेख हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं तीसरा शिलालेख, दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में से किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खरोष्ठी भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कण्व व कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। कौन था? वसुदेव था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजल किसका समकालीन था? वो पुष्यमित्र शुंग का था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किसके द्वारा? शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किस कुषाण शासक ने? कड़फिसिस द्वितीय ने। किसने? कड़फिसिस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में हुआ था। किसमें? वास्तुकला में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके व्यवहार में या किसके द्वारा व्यवहार में आया था? सैनिक शासन ग्रीकों के द्वारा आया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? बैक्ट्रिया था। कौन था? बैक्टीरिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों एवं चेरों का। किसका? तमिलों एवं चेरों का हुआ था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। किसके? मौर्यों के अधीन काम किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वो कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण थी? भारत और ग्रीक, जिसे यूनानी शैली भी कहते हैं। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने की थी। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। और जबकि भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था? कड़फिसिस द्वितीय ने चलाया था, सातवाहन शासक। और जबकि नियमित कुषाणों ने चलाया था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन थे? राज्य था सातवाहन राज्य जो था मौर्य के बाद वो सबसे प्रभावशाली था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? वो कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने, और शुद्ध सोने के भी सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? वो प्राकृत भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे कहा जाता है गंधार शैली। क्या? गंधार शैली कहा जाता है, जो दोनों भारतीय और ग्रीक दोनों का मिश्रण है।
कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का ही दूसरा नाम है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे? वो थे कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ है? मथुरा संग्रहालय में। किसमें? मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह हुआ है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा अपनाई थी या आरंभ की थी? किसने? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रोड किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने किया था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल जो था कनिष्क क्या था? कलिंग का महान शासक था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योधेय सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? 81 ईस्वी सन थी। किसके? 81 ईस्वी सन थी। अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है गंधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कौन थी? अमरावती थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वो मत्स्य पुराण में मिलती है। किसमें? मत्स्य पुराण में। तोलक्का पीएम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा से है संबंधित है? किस भाषा में है कुरल? वो तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य का। किसका? पांड्य राज्य में किया गया था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़ग्गी पत्तनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? उसे कहते हैं सेनगुट्टवन। किसने? सेनगुट्टवन ने कड़ग्गी मंदिर का निर्माण करवाया था। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे? शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई हिंदू धर्म से संबंधित थे। किससे? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई थी? तोलक्का पीएम मानी गई थी। कौन सी? तोलक्का पीएम मानी गई थी। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो था वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश हैं? स्कंद और कार्तिकेय के। किसके? स्कंद और कार्तिकेय के थे। स्कंद या कार्तिकेय के थे मुरुगन। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये राजा के लिए होते थे। कौन को? मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तमिल काव्य का इलियाड या तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का शासन केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन था। कौन था? सेनगुट्टवन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कारिकल था। कौन था? करिकाल था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था। चोल वंश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या था? उरेयूर था। कौन था? उरेयूर था। कौन था? उरेयूर था। तोलक्का पीएम
किसकी रचना थी? तोलक्का पियर ने की थी। तोलक्का पीएम की तोलक्का पियर ने ही की थी। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम। पांडवों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित था? विद्वानों से संबंधित था। स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड नरेश में। इसमें पांड नरेश ने भेजा था। तमिल काव्य की ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को कहा जाता है। किसे? मणिमेखलई को। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। किसने की थी? पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना करिकाल ने की थी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस स्कंद और कार्तिकेय से? संगमों का आयोजन देख लेते हैं। प्रथम संगम कहाँ हुआ? मदुरई में हुआ था। कहाँ पर? मदुरई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम में अलवे में हुआ था। इसकी भी अगस्त ऋषि ने की थी। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। नक्कीरर ने की थी। आ जाते हैं गुप्त काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक। गुप्त किससे संबंधित थे? गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? वो थे आर्यभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थी। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित थी? गुप्त काल से संबंधित थी। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह क्या था? नालंदा था। कौन था? नालंदा था। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फायान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके समय में आया था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है। किसे? गुप्त काल को कहा जाता है। फायान कहाँ का निवासी था? ये चीनी थे। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ये वाकाटक का था। किसका? वाकाटक। वाटक किसका? वाकाटक का था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम का स्तंभ लेख जो होता था उसको सक्रोपम कहा गया है। हायान और होनसंग किनके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के। हायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया था, जबकि होनसंग हर्षवर्धन के समय पे। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, राज दरबार जो था उसके एक नवरत्न थे। नवरत्नों में से एक थे जो एक ही चिकित्सक थे। धनवंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे थे, जो एक चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक होती थी। गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली वो कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? 16 और 17वीं और 19। ये गुफाओं का किसमें हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की।
ये दोहा कोश की अमर कोश ने किसकी अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। गुप्त संवत जो 319 से 20 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, इसको श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने अपने राज्यारोहण के समय पे ही स्टार्ट किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? वो थी गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी, नगरों का क्रमिक पतन हुआ। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? वो गुप्त वंश ने दिए थे। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की स्मृति में। किसके? चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था। कालिदास के द्वारा और कौन सी रचित है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम है, और ये सब कालिदास की रचना है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की जो थी वो पुरुषों के बराबरी थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? वो देता है समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो रजत सिक्के जारी किया था। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश जो था हूणों से अत्यंत विचलित हुआ था आक्रमण से। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ जो धार में है वहां पर है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक किया था। किसने? 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? कुमार संभव था। कौन था? कुमार संभव। सती प्रथा का कुमार संभव के ही कालिदास रचयिता है। मालविकाग्निमित्रम के भी हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम के। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? इरण अभिलेख से मिलता है, जिसको भानुगुप्त ने निर्माण करवाया था, जहां से सती प्रथा। मिहिर कुल का संबंध है हूणों से। मिहिर कुल का जो संबंध है किससे संबंधित? हूणों से संबंधित है। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। गुप्त काल में उस भारतीय व्यापार किस पत्तम से संचालित होता था? ये ताम्रपल। कौन सा? ताम्रलिप्ति जो है ये कोलकाता में पड़ता था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त को माना जाता है। किसको? कुमार गुप्त को माना जाता है। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। पुंडवंधन भुक्त अवस्थित था उत्तर बंगाल में। कहाँ पर? उत्तर बंगाल में स्थित था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित और एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने किया था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? वो रामगुप्त था। क्या था? रामगुप्त। रामगुप्त आए तांबा ले गए, तो राम आए तांबा लिए।
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। विष्णु भगवान गुप्त थे, इसीलिए सबके इनके लोकप्रिय थे। मेहरौली जो दिल्ली है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने किया? किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त युग में हुई थी। पुष्यभूत पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत वर्धन ने की थी। पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। क्या था? कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री या चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। देखो कैसे याद करोगे, पुलकेशन द्वितीय को किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पर द्वितीय भी हो सकता, द्वितीय को प्रथम ने पराजित कर दिया, याद कर लेना। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को क्या द्वितीय अशोक कहा जाता है? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के थे। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? ह्वेनसांग भारत में 14 साल रहा था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। किसने रोका था? पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था। हर्ष के शहर में हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट, जिसका नाम था हर्षचरित। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित थी? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? उस समय मथुरा था। कौन था? मथुरा था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट जो थे वो थानेश्वर के निवासी थे। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन थे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, एक कन्नौज और दूसरा प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना। किसकी? सीयूकी की रचना। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य या शीलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन जो था वो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? कल्हड़ की। किसकी? कल्हड़ की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। थानेश्वर से कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो किया था प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था, पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। कौशेय शब्द का प्रयोग किया था रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? यिंतू के नाम से करते थे। यिंतू।
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे मुसलमान कारण थे। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। क्या था? कौन था? कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ थे, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। कौन से? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। महापाषाणिक संस्कृत जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां और कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। न्यूमस न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों तथा धातुओं का अध्ययन जो होता था उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण जो पंडित थे, नारायण पंडित, वो हितोपदेश के लेखक थे। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। इतिहास के पिता की पदवी का सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंध और झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला स्थित है। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंगसन जो था वो अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद किया था। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार थे। क्या थे? शिकार थे। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन थे? भास थे। बहुत इंपॉर्टेंट, भास थे। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद हो। कौन सा? मिलिंद हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।